गुड मॉर्निंग। आज हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के विषय को के बिंदु को समाप्त रखेंगे। ये हमारा अध्ययन क्षेत्र से संबंधित तीसरा व्याख्यान है। तो इससे पूर्व जो व्याख्यान मैंने आपको दिया था उसके अंतर्गत मानव भूगोल के जो 7 अध्ययन क्षेत्र बताए थे वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और इन अध्ययन क्षेत्रों में से इन 2 अध्ययन क्षेत्रों का अपन ने विस्तार से डिस्कशन किया था, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। अब हम आज इस विषय के अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत बाकी शेष बचे 5 जो अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल के प्रमुख रूप से हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर है। बचे हुए 5 जो अध्ययन क्षेत्र हमारे रहे हैं जिनको हमको डिस्कशन करना है, उसमें है स्टडी ऑफ कल्चरल लैंडस्केप्स, स्टडी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग, इसके अतिरिक्त टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड रीजनल एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशंस, और अंतिम जो विषय क्षेत्र के रूप में हम लेंगे वो है रिलेशन बिटवीन स्पेशल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस प्रकार से हम इसको 5 और 2 7 बिंदुओं में मिलाकर हम इसकी स्टडी करेंगे। अब आपके सामने हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर जो अध्ययन क्षेत्र है वह स्टडी ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। जैसा कि हमने पहले देखा कि कल्चरल लैंडस्केप जो है वो मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो कार्यात्मक संबंध के फलस्वरूप जो भूदृश्य उत्पन्न होते हैं वो सभी भूदृश्य मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन्हें कल्चरल लैंडस्केप्स कहते हैं। अब ये कल्चरल लैंडस्केप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मानव कृषि करके, पशु चरा के, मछली पकड़कर, वन काटकर, माइनिंग करके प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। इसके लिए वो क्या करता है? घर बनाता है, इसके अलावा गाँवों को बसाता है, इसके अलावा शहरों की बस्तियां बसाता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार नहरें, सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इन सभी का निर्माण करता है। और कभी कभी वो वनों को काटकर जल की बाढ़ आने की क्रिया को बढ़ा देता है, जैसे हिमालय की तलहटी में। और इसी प्रकार कहीं कहीं पर वो बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए सिंचाई के साधन बनाकर वनस्पति भी उगा देता है, जैसा कि सिंध में हमको देखने को मिलता है। तो मनुष्य कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है जिससे अलग अलग भूदृश्य उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जब डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुमंजिला इमारतों का वो निर्माण करता है। इसी प्रकार से रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वत पर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर वायुयान के द्वारा ऐसी माइनिंग की मशीनें पहुंचा दी जाती है जिससे कि वहाँ पर तांबे और टिन, चांदी या कोई भी खनिज जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं उनको वो प्राप्त करने के लिए पाए जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक जो भूदृश्य है वो इस प्रकार से पृथ्वी पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन जो सांस्कृतिक भूदृश्य है इनको मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के प्रयोग से बनाता है। तो मानव निर्मित संस्कृति का तो अध्ययन भूगोल होता ही है, लेकिन साथ ही इसका भी विचार किया जाता है कि प्राकृतिक वातावरण जो है ने मनुष्य को या उसकी आर्थिक गतिविधियों को, उसकी सामाजिक गतिविधियों को और उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों को कितना प्रभावित किया है, इस बात का अध्ययन भी हम कल्चरल लैंडस्केप्स के अंदर करते हैं। ये भूगोल का, मानव भूगोल का प्रमुख एक अर्थ है। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं स्टडी ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज प्लानिंग। इसके 2 पहलू हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और उसकी प्लानिंग। यदि हम आवश्यकता से अधिक किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइज करेंगे और उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो मानव के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो रिसोर्स समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मानव जो है उसका उपयोग करने के लिए परेशान होगा या नहीं कर पाएगा। तो संसाधन समायोजन का अर्थ सीधा सीधा सा है कि कई ऐसे देश हैं जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करके और विश्व के अन्य जो पिछड़े देश हैं उनके लिए भी सहयोगात्मक नीति बनाते हैं और प्लानिंग नियोजन के लिए प्रेरित करते हैं और उनका भी विकास के लिए प्रयास करते हैं।
और उसमें सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका तार्किक उद्देश्य है पृथ्वी के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश है, उनकी समीक्षा करना है, जिनमें जनसंख्या समूह और पारिस्थितिक का पारस्परिक संबंध होता है। इसलिए मानव भूगोल का अध्ययन पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या और संस्कृतियों का अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं? मानव भूमि अनुपात, इसके अलावा हम संसाधन का जो शोषण है उसकी क्या नीति है, इसको सम्मिलित करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अलग अलग प्रदेश में जो इससे संबंधित क्रियाकलाप है उनको हम करते हैं। इसी प्रकार से मानव की उन्नति के जो ढंग हैं, जो प्रोसेस हैं, जो मेथड्स हैं, उनको भी हम इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा जो टॉपिक है ये भी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है। उसके पश्चात टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी वातावरण का तथ्य हो या मानवीय तथ्य हो, उसका एक कालिक अनुक्रम होता है। वो एक साथ कभी भी अचानक वृद्धि नहीं करता है, वो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, या टेक्निक्स के आधार पे वो अलग अलग रूप में हमको फ्यूचर में और पास्ट में हम देखेंगे तो तुलना करेंगे तो अंतर महसूस होगा। उदाहरण के लिए जैसे भूमिगत जल की हम बात करते हैं कि भूमिगत जल से मानव का बहुत पुराना संबंध रहा है, लेकिन जल को प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं उसमें समय के साथ साथ अलग अलग भूदृश्य पृथ्वी पर उसने उत्पन्न किए हैं। तो प्राचीन काल में यदि हम उदाहरण लें तो कुएं बनाकर चरस के द्वारा भूमिगत जल प्राप्त किया जाता था। इसी प्रकार के भूदृश्य, इस प्रकार के जो भूदृश्य हैं वो 5000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, उसके अलावा पूर्वी एशिया, इनके मैदानी क्षेत्रों में उपस्थित हो चुके थे 5000 वर्ष पूर्व। बाद में कुओं से जल प्राप्त करने के लिए रहट का विकास किया गया। और रहट क्या होता है? ये ईरान के अंदर इसका विकास हुआ, इसीलिए इसका जो पर्सियन व्हील इसको कहा जाता है। और 20वीं शताब्दी के पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर रहट का बहुत अधिक जोरों से प्रचलन था। तो उसके पश्चात पीने के पानी के लिए फिर हैंडपम्प का दौर रहा। हैंडपम्प के पश्चात नलकूप और सबमर्सिबल जो पंप होते हैं आधुनिक युग के, उनके प्रारंभ हुआ। और उसके पश्चात अब इसको भी बदलने की आवश्यकता है। उसका प्रमुख कारण है कि भूमिगत जल का विदोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक समय में हार्मफुल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूमिगत जल का जो यूज़ है वो धीरे धीरे टेक्निक के साथ वर्तमान तक प्राचीन समय से लेकर बदलता रहा। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, यातायात के लिए देखें तो पहले पहिए की गाड़ी नहीं हुआ करती थी। पहिए के आविष्कार के बाद पहिए से चलने वाली गाड़ियों का हुआ, उसके बाद पशु चालित गाड़ियाँ जो है वो हुई, फिर ट्रक, बस, रेल, वायुयान, रॉकेट, ये सब काल के साथ साथ अपनी इसकी गाथा को बताते हैं, जिसका अध्ययन करना मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम किसी भी भूदृश्य को देखें, उसका कालिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, अचानक नहीं होता, अनायास ही नहीं होता, एक निश्चित उसका क्रम होता है। और इसी क्रम का अध्ययन हम एनवायरमेंटल के जो एनवायरमेंट के विभिन्न फैक्ट्स हैं उनका इंडिविजुअली अलग अलग लेंगे, चाहे वो कोई सा भी एनवायरनमेंट का तत्व हो। तो ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का एक प्रमुख बिंदु है। इसी प्रकार से छठा जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने ये देखा कि मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य आधार भौगोलिक तथ्यों का जो प्रादेशिक वितरण है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफिकल फैक्ट्स, ये है मुख्य उद्देश्य। तो मानव समाज की प्रत्येक विशेषता और मानव इतिहास की प्रत्येक घटना किसी विशेष स्थान से संबंधित होती है या बंधी हुई होती है। और किसी भी स्थान पर अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती है का एक संयुक्त इतिहास उपस्थित होता है या होता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धरातल के विशेष तत्वों में कुछ विशेष प्रकार के भूदृश्य उपस्थित होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्थान से संबंधित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें नदियों से नहरें निकालकर एक विशेष प्रकार का कृषि भूदृश्य विकसित हुआ है, जो बंगाल और बिहार के जो वर्षा के आधारित कृषि क्षेत्र है उससे बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों प्रकार का एग्रीकल्चर का रूप है, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज के यूज़ के आधार से भूदृश्यों में अंतर पाया जाता है। तो इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन पर आधारित उद्योगों का वितरण है।
जो बंगाल में जूट पर आधारित उद्योग का परिदृश्य है। तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने से उत्पादन का जो भूदृश्य उद्योगों से संबंधित मिलता है वो आपको बंगाल में नहीं मिलेगा, वहाँ पर जूट उत्पादन पर आधारित उद्योगों का परिदृश्य देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से भूदृश्यों के संगठनों को क्षेत्रीय या स्थानिक संगठनों के नाम से पुकारा जाता है, जैसे हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, और ये मानव भूगोल का एक प्रमुख भाग होता है। और अंतिम और अध्ययन क्षेत्र के रूप में अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है रिलेशन बिटवीन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, कि एक दूसरे जो अलग अलग क्षेत्रों में ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति आश्रित होना, इस बात का भी अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो क्षेत्रीय या जो स्थानिक संगठन होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड होते हैं। ये संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं तथा मानवीय समस्याओं के हल में ये बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कि भारत के जो गेहूं क्षेत्र है तथा मैक्सिको के जो गेहूं क्षेत्र है वो 20वीं शताब्दी में कि जो 7वें दशक में है, लगभग 1970 के आसपास आपस में संपर्क में आए। तो भारत में मैक्सिको के गेहूं के बीजों को लाकर उगाया गया और अब ये स्थिति है कि भारत गेहूं का निर्यात भी करता है। इससे भारत की जो खाद्य समस्या थी उसका समाधान हुआ और पिछले दशक में इस निर्यात में अत्यधिक वृद्धि भी हुई। तो इस प्रकार से आने वाले समय में भी जैसे कम जल से की जो आवश्यकता वाली फसलें होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए या पहुंचाया जाएगा, और कम समय में उत्पादित होने वाली तथा बीमारी अवरोधक जो फसलें होती है उनकी प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। अर्थात एक स्थानिक संगठन दूसरे स्थानिक संगठन की समस्याओं के नियंत्रण में बहुत ही सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 और 2 7 बिंदु हमने देखे ये अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल के आते हैं। तो इसको आपको अच्छे से हेडिंग वाइज जो है किस किस में किस चीज़ का एनालिसिस उदाहरणों से देना है। इस प्रकार से ये अंतिम जो हमारा व्याख्यान था मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित वो समाप्त होता है। और मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में अलग अलग जो भूगोलवेत्ताओं हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से और इंडिविजुअली मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों के तत्वों और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। वो हम धीरे धीरे इस विषय में जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसको पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित। थैंक यू।